वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज 9 अगस्त है। इसके संदर्भ में दैनिक जागरण में पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के संदर्भ में कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसको आज देखेंगे। उसके संदर्भ में न्यूज एनालिसिस आपको की पॉइंट कुछ दिया जाएगा, साथ ही कुछ आंसर, मॉडल आंसर आपको दिया जाता है पीटी प्लस मेंस दोनों का भी, और इसका प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर कराया जाता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, जैसे टेलीग्राम का क्विज से संबंधित लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से दिया हुआ है, और भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए सारे लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप लोग सारे लिंक को यूज़ कीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर युक्ति टाइप कीजिए, आप हमें वहाँ पाइएगा। तो इस सेगमेंट के साथ न्यूज एनालिसिस के साथ बहुत सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बीपीएससी के संदर्भ में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बीपीएससी स्पेशल सीरीज चल रहा है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। उस वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो दिए रहते हैं। बहुत ही बेहतर फॉर्मेट लाया गया आप लोगों के लिए, जो केवल एग्ज़ाम ओरिएंट है। तो इसके संदर्भ में जो भी आप लोग को क्यूरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और नंबर वहां से आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर से। चलिए आज के न्यूज़ में हम लोग देखते हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन सा खबर है। आप डेली देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुद्दे में, तालिबान के मुद्दे में डेली पेपर में न्यूज आ रहा है, तो ये न्यूज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल में देखिए, अब एक नया दौर शुरू होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। अब एक नया दौर शुरू होगा अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर आंतरिक जो विरोध होंगे उसके संदर्भ में आप लोगों को एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि बहुत से मुद्दे आप लोगों को परस्पर विरोधी नज़र आते होंगे। जब तालिबान सैनिक बल पर, ताकत पर, बंदूक की ताकत पर सत्ता का परिवर्तन करता है, तो उसके संदर्भ में जो लोकतांत्रिक मान्यताओं को, जो लोग हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, और जो इस्लामी प्रवृत्ति के रूप में सत्ता को, जो शरिया कानून के आधार पर जो सत्ता का काबिज किया गया, उसको, उसकी मान्यता नहीं देते हैं। दोनों के बीच एक अब आंतरिक विरोध उत्पन्न होगा, जिसका कल पहला ही सबूत नमूना मिल गया, जिसमें विरोध के संदर्भ में जलालाबाद जो था अफ़गानिस्तान का जगह एक है, वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। तो इस न्यूज़ को आप लोग देखिए। आगे इस पर एक न्यूज़ जरूर आएगा, 1-2 न्यूज़ आएगा जिस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ कहना उचित नहीं है कि किस संदर्भ में आगे बढ़ेगा अफ़गानिस्तान। बहुत से देशों के द्वारा सपोर्ट किया गया है, बहुत से देशों द्वारा, फिर अब तालिबान के द्वारा कुछ विश्व समुदाय से मांग भी की गई है कि सपोर्ट करने के संदर्भ में। तो कुछ दिनों में ये स्थिति स्पष्ट होगी, तो इस पर विस्तृत चर्चा फिर से किया जाएगा। पीछे का वीडियो आप लोग जाइए, लास्ट जो वीडियो बन चुका उसमें तालिबान के संदर्भ में बहुत सी बातें की जा चुकी है, तो आप लोग वहाँ से जाके अभी चीज़ों को समझिए। आगे जब इसके संबंधित बातें आएंगी तो उसके संदर्भ में और भी विस्तृत की नोट दिया जाएगा। आप लोग को इस न्यूज़ में CCS का बैठक बार बार हो रहा है, तो ये क्या होता है, इसका विस्तृत चर्चा आप लोगों को जाननी चाहिए। इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें आप लोगों को, ये क्या होता है, इसके संदर्भ में कैबिनेट का समिति होता, सुरक्षा मामलों में कैबिनेट का जो समिति होता है वो क्या होता है इसके संदर्भ में, तो इसकी विस्तृत चीज़ें, जिसमें रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, और मंत्री के कई मंत्री जो विदेश मंत्री के साथ, और भी जो प्रधानमंत्री जिनको आगरा पर बुलाया जाएगा तो वो शामिल होते, साथ में NSA जो होते हैं वो भी शामिल होते। इससे संबंधित आप लोग को एक की नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि पीटी ऑफ ओरिएंट से ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इसके संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पेज में इतना जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, 1-2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके संदर्भ में CBI का एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, जो नीचे के पेज में भी CBI को कवर किया गया, वहीं पर आपको की नोट साथ में ऐड कर दिया गया स्वायत्तता के संबंध में, और CBI जांच का दायरा क्या, इसके संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, उसके संदर्भ में एक न्यूज़ आप लोगों को यहाँ देखनी चाहिए। NDA के एग्ज़ाम में जो लड़कियों का, जो उनको इजाज़त दिया गया गर्ल्स वर्ग को
कि इनको भी फॉर्म दिया, यूपीएससी को तलब किया गया है, तो इसके संदर्भ में एक न्यूज आया है। तो इसके महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक न्यूज आप लोग यहाँ से मिलता है। चलिए देखते हैं आपके इसके संदर्भ में मैं आपको वीडियो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनता है उसमें इससे संबंधित न्यूज़ को कवर किया जा चुका है। उस वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ रिपीट करना ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। अतिरिक्त समय आप लोगों का बर्बादी होगा। साथ ही एक ही टॉपिक को 2 जगह पढ़ाना ठीक नहीं लगता, आप लोगों को समझाना ठीक नहीं लगता। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जाइए। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कॉलेजियम क्या है, जाइए वहाँ पर, उसमें इस चीज़ की सारी चर्चा की जा चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट जजों की स्थिति क्या है, उसमें महिला जज की स्थिति क्या है, अभी वर्तमान में कितना महिला जज हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसके संदर्भित कौन से महिला अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी है, मुख्य न्यायाधीश अभी अगर जो बेंच बना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर वो उसी पर मोहर लगती है तो पहली महिला चीफ जस्टिस इंडिया को मिलेगा पीवी नाग रत्ना के रूप में। कब मिलेगा? 2027। तो इसके संदर्भ में न्यूज है एक, आप लोग ऐड बस इसे कर लीजिएगा और जो कॉलेजियम का जो वीडियो बना हो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग वहां जाकर देख लीजिए। इससे संबंधित सारे न्यूज को वहां कवर किया है, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। आपको नीचे आज न्यूज एनालिसिस के रूप में की पॉइंट मिलेगा। ऊपर जो भी न्यूज़ था सब कोरिलेट था पहले के न्यूज जो कवर किया जा चुका है उससे संबंधित। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, क्या इस संदर्भ में न्यूज आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है उसे देख लेते हैं। अधिक से अधिक गरीबों को आयुष्मान से जोड़ने की तैयारी है भारत सरकार का। तो उसके संदर्भ में कुछ डाटा फैक्ट दिया हुआ है, कुछ न्यूज़ दिया हुआ, आप लोग इसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आयुष्मान भारत चर्चा में रहा है कोरोना के काल में भी, उससे पूर्व भी और आगे भी इसके संदर्भ में चर्चा रहने की संभावना है। तो इसके संदर्भ में की नोट्स आप लोग को क्या पता होना चाहिए उसे देख लेते हैं। क्या है आयुष्मान भारत? पहले तो ये जानिए आप लोग ये क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। इसके संदर्भ में बहुत से लोगों को पता होगा, नए स्टूडेंट नए व्यूअर हैं तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत सरकार का एक प्रमुख योजना जिसके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या इसे मोदी केयर भी बोला जाता है, जैसे अमेरिका में ओबामा केयर आया था, उसी के संदर्भ में यूनिवर्सल या हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य प्राप्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुशंसा के आधार पर लागू की गई। किस नीति के बाद? राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति बनी थी 2017 में, उसके अनुशंसा के बाद लागू की गई। इस योजना को कहाँ? नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2018 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के झारखंड के रांची से शुरू किया गया। हालांकि प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा से शुरू किया गया था, पर विधिवत रूप से झारखंड के रांची से शुरू किया गया 25 दिसंबर 2018 से। आयुष्मान भारत के तहत एक सेकंड इसे थोड़ा सा चलिए। आयुष्मान भारत के तहत 2 अंतर संबंधित घटकों से युक्त देखभाल दृष्टिकोण को अपनाया गया। वो क्या है? इसके तहत 2 दृष्टिकोण अपनाए, 2 स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वो क्या है? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र HWCS जिसे कहा जाता है, उसके संगठित और उसके रूप मजबूत करना इस व्यवस्था के तहत, और साथ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ जिसे बोला जाता है, उस योजना को इसके साथ क्रियान्वित करना है, जिसके तहत बहुत से फैसिलिटी दी गई है। तो ये क्या है इसे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है उसे देखिए। सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके संदर्भ और इसके रेखांकित प्रतिबंधों को पूरा करने के लिए, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, SDG जो गोल है उसे आप लोग प्रस्तावना की तरह रट जाइए। 17 जो गोल है, विश्व का 17 UN का 17 गोल है जिसमें भारत भी प्रतिबद्ध है। ये आपको कई बार देखने को, आपको जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए एक बार कष्ट करके इसे आप लोग ज़रूर रट जाइए, याद कर लीजिए प्रस्तावना प्रीमियस की तरह। तो बहुत जगह आप लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि सारे कार्य योजना सभी देश के इसी संदर्भ में इंगित होते हैं। बहुत से कल्याणकारी योजनाओं का दिशा सूचक या SDG है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है योजना का उद्देश्य क्या है। PMJ यानी
जो आयुष्मान भारत उसका योजना का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के स्वास्थ्य प्रणाली को सुधार करना है। तो तीनों स्तरों को जो हमारा सिस्टम है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और तृतीयक स्तर का, तो उसे सुधार करना है। इस योजना में देश के 40% जनसंख्या स्वास्थ्य कवर किए जाने का लक्ष्य है। तो कुल कितना, 40% जनसंख्या। तो ये सब पेटी फैक्ट आंकड़ा है जो मेंस में भी यूज होता है, तो इसके संदर्भ में आप लोग देखिएगा। आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। तो ये आप लोग ये भी जानिए कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, इसके अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया है। देखिए 55 करोड़ का आंकड़ा यहाँ बताया जा रहा है, पहले 50 करोड़ शामिल किया जा चुका है, शामिल किया जाने का लक्ष्य था, तो आंकड़ा बढ़ा है। इस योजना के तहत गरीब जो है, गरीब BPL धारक, उनको 5 लाख बीमा कवर दिया जाता है, यानी स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में डाटा फैक्ट है। साथ ही इस योजना के साथ ही कुछ योजनाएं चल रही हैं, उससे आप लोगों को जरूर जानना, जो हालिया दिनों में शुरू किया गया है। तो आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर चालू किया गया है, जो सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं, सेंट्रल आर्म्स जो फोर्स होते हैं, उसके संदर्भ में कोऑर्डिनेट करके आयुष्मान हेल्थ केयर चलाया जा रहा है। उसे देखना चाहिए, जानना चाहिए आप लोग को ये PT फैक्ट मेंस में और इंटरव्यू में आप लोग को काम देगा। क्यों? 24 जनवरी 2021 को ही या इसी साल शुरू किया। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह भी हैं, तो उनके द्वारा आयुष्मान CAPF अर्थात आयुष्मान CPF हेल्थ केयर स्कीम की शुरुआत की गई। कब की गई? 24 जनवरी 2021 को। तो ये क्या होता है इसके संदर्भ में देख लेते हैं, नोट आप लोग जान लीजिए। जो CAPF जो है, केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल है, उनके अंतर्गत 7 बल शामिल किए जाते हैं, 7 प्रमुख, जिसमें असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB है। तो इन सभी को इस सशस्त्र बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत 10 लाख कर्मियों अर्थात सशस्त्र बल के 10 लाख कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा, जो सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के रूप में वर्गीकृत या कवर किया जाएगा इनको। तो आगे देखते हैं, एक और योजना आपको आयुष्मान भारत के तहत जाननी चाहिए, सेहत योजना को। ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, UT के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये आप लोग को ही जानना चाहिए, सरकार इससे संदर्भित और भी कौन सी योजनाएं चला रही है। केवल आयुष्मान भारत को आप लोग जान लेते हैं, आंसर राइटिंग में आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू के दौरान अगर पूछा जाएगा तो केवल आयुष्मान भारत की चर्चा की तो आपका उत्तर अधूरा रह जाएगा। उसके साथ ही सरकार के द्वारा कौन से हालिया कार्य किए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ही आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो उसी में आप लोग सेहत योजना को भी जानना बहुत जरूरी है। दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत योजना, सेहत उसमें जोड़ दिया गया। तो इसके संदर्भ में, तो सेहत क्या है? सोशल सेहत का तात्पर्य स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए सामाजिक प्रयास किया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को देख लेना है। तो यह योजना क्या है? निःशुल्क बीमा कवर करता है। तो ये भी योजना निःशुल्क बीमा कवर करेगा। इसके संदर्भ में इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक वार्षिक कवर दिया जाएगा, जो आयुष्मान भारत में भी दिया जा रहा है। क्योंकि जब UT नहीं था, उस समय राज्य था जम्मू कश्मीर, उस समय आयुष्मान भारत वहाँ लागू नहीं किया गया। तो इसी के संदर्भ में एक आयुष्मान भारत को नए तर्ज पर वहाँ पर लागू किया जाए, जो आयुष्मान भारत के ही सारे उद्देश्य को पूर्ति करता है। तो इसके संदर्भ में परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक इसके अंतर्गत एक ही योजना के तहत पूरे परिवार को कवर बीमा किया जाता है, जो आयुष्मान भारत का ही था। बस इसके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में योजना को लागू किया गया, इसलिए सेहत नाम दे इसको नामकरण करते हुए इसे योजना को यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, यह जो दोनों योजनाएं हैं, यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर कार्य करेगी। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है कि यह कोई अलग योजना नहीं है, बल्कि आयुष्मान भारत के साथ कोऑर्डिनेट करके
कार्य करेगी। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था इसके संदर्भ में। चलिए मेंस मॉडल प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इसके लिए टेलीग्राम का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है, द युक्ति IAS का बना हुआ है। तो आप लोग वहाँ उस लिंक को ऐड कीजिए और इसका मॉडल आंसर आप लोग वहाँ आंसर फॉर्मेट को सेंड कर सकते हैं, जिसे हम मेरे द्वारा चेक किया जाएगा और युक्त रूप से आपको उसके बारे में गाइड किया जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं मॉडल आंसर क्या है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यूनिवर्सल टेक केयर नीति आम आदमी की पहुंच बनाने कैसे सहायक रही। तो आयुष्मान भारत कैसे यूनिवर्सल टेक केयर को आम लोगों से जोड़ता है, उसको पहुंच बनाने में कायम रहा, इस पर चर्चा करने की बात कर रहा है। इसकी तुलनात्मक अध्ययन भी कीजिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एस्पेक्ट है उसको भी चर्चा करने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर फॉर्मेट आप लोग सेंड कर सकते हैं। जो भी इच्छुक हैं, जिनको अपना रिजल्ट चाहिए, तो आप लोग को मेहनत करना ही होगा। नहीं मेहनत कीजिएगा तो आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सा आपको फॉर्मेट मिलेगा जो केवल आपको अपनी संख्या बढ़ाने पर रहता है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। आप लोग इस संदर्भ में जो मुझे जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, जो भी अभ्यर्थी वो जान रहे हैं कि मैं किस रूप से आप लोगों के लिए अध्ययन सामग्री को ला रहा हूँ। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बढ़िए आगे। चलिए पीटी मॉडल प्रश्न देखते हैं क्या है। सेहत योजना के संबंध किस राज्य से है। तो सेहत योजना किस राज्य से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए या जाके टेलीग्राम पर आप लोग बता सकते हैं। आयुष्मान जो CAPF योजना हेल्थ केयर योजना है, किस सशस्त्र बलों को शामिल किया, किन किन सशस्त्र बलों को शामिल किया गया। तो आप PT फैक्ट के रूप में आप लोग को ये पता होनी चाहिए सारी चीज़ों को लेकर। आयुष्मान भारत जब भी पूछेगा तो इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है सुप्रीम जो मद्रास हाई कोर्ट ने है, फिर एक बार बोला मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विभिन्न हाई कोर्ट है विभिन्न राज्यों उनके द्वारा। तो हाल में मद्रास कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने ये एक दिशा निर्देश दिया है केंद्र सरकार को। क्या दिया है कि चुनाव आयोग और केक की तरह स्वायत्त हो CBI, अर्थात चुनाव आयोग जिस तरह का कार्य करता है उसे स्वायत्त स्थिति प्राप्त है, स्टेटस प्राप्त है, तो उसी तरह आपको CBI को भी देनी चाहिए। साथ ही साथ कैग भी जिस रूप से स्वायत्त है, अपने कार्य के प्रति जवाबदेह है, संसद के प्रति जवाबदेह है, उसी तरह आप लोग को CBI को भी करना चाहिए। इसके संदर्भ में केंद्र सरकार को तलब किया गया है, अर्थात उससे राय मांगी गई है। इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोग यहाँ मिलेगी, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या मद्रास हाई कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार को किस संबंध में कार्य करने की बात यानी पॉइंट आउट किया है। इसके संदर्भ में बातें यहाँ दी गई है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। इसके संबंध में की नोट्स है, ऊपर भी पहले पेज में भी CBI से संबंधित है राज्यों को। महाराष्ट्र के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट ने या महाराष्ट्र राज्य को ये बोला है कि CBI के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए, तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर न्यूज़ को कवर कर लिया गया है। तो इसके की पॉइंट क्या है उसे देख लेते हैं। चलिए की पॉइंट क्या है इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को CBI को जानना जरूरी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उसको आपको जानना चाहिए वो किस रूप से कार्य करता है, तो ही जाकर आप समझ पाइएगा क्यों ऐसा स्थिति है, क्यों बार बार मांग उठता है। कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय कार्मिक विभाग जो PMO के अंतर्गत होता है, अधीक्षण में कार्य करता है। तो किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो PT फैक्ट तो पहले आप लोग को यहीं से पूछा जाएगा। PMO कार्यालय के तहत यह संबद्ध कार्यालय है, तो इसके तहत देखने को मिलेगा आप लोगों को। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, जिसे शॉर्ट में DSPE बोला जाता है, इससे आगे यूज होगा, तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। DSPE एक्ट जो 1946 में लागू किया गया, तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों संभागों भ्रष्टाचार के आरोप में अन्वेषण हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो किसके संदर्भ में, विभिन्न विभागों संभागों अर्थात उसके जो सब कोऑर्डिनेट होंगे उसके संदर्भ में भ्रष्टाचार के आरोपों का अन्वेषण हेतु एक
अनौपचारिक शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1946 में। तो इसका कार्य क्या था उस समय? भ्रष्टाचार के संदर्भ में चीज़ों को देखना। सीबीआई को दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। तो सीबीआई को किसके तहत प्राप्त है शक्ति? इसी DSPE एक्ट 1946 के तहत। दिल्ली स्थापना आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि सीबीआई को कहाँ से शक्ति प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 1963 में ही भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन, अर्थात सीबीआई के नाम से इसका गठन कर दिया गया 1963 में। तो भारत सरकार के रक्षा संबंधी गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन, सामाजिक अपराधों विशेष रूप से आवश्यक वस्तु जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के अन्वेषण हेतु किया गया। तो इसका दायरा 1963 में बढ़ गया। तो ये दायरा कौन कौन सा था तो आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग को याद रखनी चाहिए, पहले इसकी स्थापना 1946 में किस संदर्भ में की गई थी, किस रूप से इसे नाम से पुकारा जाता था, फिर 1963 में किस तरह यह प्रभावी हुआ। आप लोग को नोट यहाँ याद रखना चाहिए इससे संदर्भ में क्या। सीबीआई भारत का नोडल पुलिस एजेंसी है, जो इंटरपोल, जैसे विदेश में विदेशी जांच इंटरपोल का नाम सामने आता है, उसी तरह भारत का नोडल, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जांच होगा तो कौन करेगा? सीबीआई करेगा। अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी से कोऑर्डिनेट करेगा कौन करेगा? सीबीआई करेगा। तो ये नोडल एजेंसी भारत का है। इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों का अन्वेषण संबंधी समन्वय स्थापित करता है। तो विभिन्न देशों का संगठन एक इंटरपोल है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप पर मामलों का जांच करता है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके पास है। जो भ्रष्टाचार निवारण है उसका अधिकतम जो है सीबीसी को ही प्राप्त है, पर कुछ मामलों में सीबीआई भी जांच करती है, लेकिन अधिकतर मामले में सीबीसी। तो आप लोग को याद रखना चाहिए, भ्रष्टाचार के मामले में सीबीसी स्वायत्त संस्था है। सीबीआई को जांच दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कोई भ्रष्टाचार का मामला हो तो सीबीआई ही जांच करेगा, वो सीबीसी जांच करेगा। अगर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को लगेगा इसके अतिरिक्त भी जांच की जरूरत है तो वो सीबीआई को देगा, तभी जाके भ्रष्टाचार का मामला जांच कर सकता है सीबीआई ने, अन्यथा नहीं कर सकता। सीबीआई के मामले में स्व ज्ञापन या स्व संज्ञान या सो मोटो केस आपको बार बार सुनने को मिलेगा। वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। सीबीआई केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्व संज्ञान लेखा अपराधों की जांच करता है, यह राज्यों के लिए नहीं लागू होता है। तो आप लोग को सबसे पहले, क्योंकि मुझे जब सीबीसी पूछा गया था इंटरव्यू में भ्रष्टाचार के निवारण में, भ्रष्टाचार के निवारण सीबीसी की भूमिका, उसमें यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीआई भी क्या भ्रष्टाचार का निवारण करती है? तो जी सर, मैंने बताया था कि हाँ सर करती है। तो इसका लिए आप लोग अभी जो मैंने बताया किस मामले में करती है उसे बताया था। तो उसी के संदर्भ में मुझसे पूछा गया था स्व संज्ञान क्या होता है, तो ये मैंने इसी के संदर्भ में आपको भी बता रहा हूँ कि यह सीबीआई कहाँ स्व मोटो लेती है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी होंगे वहाँ पर स्वतः संज्ञान ले लेगा सीबीआई किसी मामले में, अगर वहाँ कुछ होता है। पर राज्यों के मामले में उसे राज्य की अनुमति चाहिए, केंद्र की अनुमति चाहिए। तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं आगे। देखिए प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, आप लोग को विश्वास के साथ, बिलीव के साथ आपको पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का जो फॉर्मेट दिया जा रहा है उसे देखिए। यह मैं 100% गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ कि आपका जब एग्ज़ाम पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों फॉर्मेट में अगर आप पहुंचते हैं तो आप और स्टूडेंट जो अभी नहीं देख रहे हैं वीडियो को उससे सबसे बेस्ट स्थिति में होंगे, इसकी मैं गारंटी बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है जो आप लोग को हर स्तर पर इसका फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसके संदर्भ में राज्यों के संबंधित जांच मामले क्या है, इसे भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। क्या केंद्र सरकार किसी भी राज्य के अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकता है? तो केंद्र सरकार, अभी मैंने जैसा बताया आपको, लेकिन यह केवल संबंधित राज्यों के सहमति से ही किया जा सकता है। कोई राज्य, मान लीजिए बिहार का मामला है, तो केंद्र सरकार अगर उसे अधिकृत करती है तो पहले बिहार सरकार से आपको राय मांगनी होगी, जैसा कि इस पहले पेज में आपको दिया गया महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में।
तो महाराष्ट्र सरकार अनुमति देगी, उसके संदर्भ में जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप लोग को जानने चाहिए केंद्र राज्य के संदर्भ में। यूटी के संबंध में स्वतः मोटो है सीबीआई को स्वतः जांच कर सकती, केंद्र का अनुशंसा और राज्य की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। केंद्र से राय बस लेगी, उसके संदर्भ में वो सीबीआई जांच कर सकती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी, तो यहाँ एक चीज़ आपको याद और रखना चाहिए, याद रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट राज्य या केंद्र से बिना सहमति के या अनुमति के भी सीबीआई को जांच दे सकती है। तो राज्य को सीबीआई को 3 रूप से जांच करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ से याद रहना चाहिए, एक तो सुआ मोटो से, एक राज्यों और केंद्र के अनुमति से, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश से। तो सीबीआई 3 रूप से किसी मामले की जांच कर सकता है। चलिए, सीबीआई को सशक्त बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या किए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, तो आप लोग को याद रखना चाहिए। वर्ष 1978 में एलपीसी समिति बनाई गई, जो कर्तव्यों कार्यों से संबंधित आत्मनिर्भर वैधानिक चार्टर है सीबीआई के संदर्भ में। तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जरूर इस पर की नोट बना लीजिएगा। सभी चीज़ों को चर्चा नहीं किया जाता, की नोट के तौर पर ही आपका वीडियो 40 से 45 मिनट हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, जो भी यहाँ चर्चा कर दी जाती है उसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसके संबंध में कम से कम न्यूनतम जानकारी जरूर रख लीजिएगा, जो आपको आगामी जो भी एग्जाम होगा पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तो वहाँ काम दे सके। तो चलिए नेक्स्ट आपको 2003 का विनीत नारायण वाद सर्वोच्च न्यायालय सिफारिश DSPE अधिनियम में संशोधन, वही दिल्ली विशेष जो मिलता है सीबीआई को इससे शक्ति, उसके संदर्भ में संशोधित करने के लिए दिशा निर्देश दिया था। तो इसके संदर्भ में विनीत नारायण वाद को भी आप लोग को देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 सीबीआई के कामकाज से संचालित के लिए नया कानून बनाया जाए, अनुशंसा की थी 2007 में। तो देख रहे 78, 2003, 2007, यह स्थापना के साथ ही इसमें सिफारिश की जाने लगी कि सीबीआई के गठन में पुनर्गठन के संबंध में कुछ कार्य किया जाए। नेक्स्ट है उसके बाद आपको कार्मिक लोक शिकायत विधि न्याय संबंधी स्थायी समिति, डिपार्टमेंट ऑफ रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड लॉ एंड जस्टिस कमेटी थी, उसकी 14वीं रिपोर्ट सीबीआई के कार्यकारण संबंधी सिफारिश करती है। तो ये भी आप लोग को जान लेना चाहिए, कमेटी ने क्या अस्थायी समिति था वो क्या सिफारिश किया था। आप लोग को कम से कम छोटा छोटा की पॉइंट जरूर बनाना चाहिए, जो आगामी एग्जाम में काम दे। वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट का भी दिशा निर्देश आप लोग को देख लेना चाहिए। तो सभी ने सिफारिश की है कि सीबीआई को पुनर्गठित किया जाए, उसे शक्ति प्रदान किया जाए, उसे स्वायत्त प्रदान किया, स्वतंत्रता दी जाए, तो और उसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। तो इसके संदर्भ में बहुत सी कीनोट्स आप लोग देखिएगा। मेंस मॉडल प्रश्न क्या है, इसे आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ऐड होइए, वहाँ पर आप लोग मेंस का आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, बहुत फायदा होगा इससे। तो सीबीआई की स्वतंत्रता संबंधी मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है, देख रहे 63 के बाद से ही चर्चा में रहा है। तो विभिन्न सिफारिशों के आधार पर सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाने प्रतीत होती है। तो सिफारिशों में भी इसकी स्वायत्तता की बात की जा रही है। तो फिर भी ऐसा क्या कारण है कि इस संबंध में कार्य प्रगति नहीं हुआ है, क्या करें, स्पष्ट करें, या सॉरी क्या करें नहीं, स्पष्ट करे होगा या स्पष्ट कीजिए बातों को यहाँ पर प्रश्न के तौर पर शामिल किया गया है। तो आपको सारे रिपोर्ट की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना आंसर फॉर्मेट बनाना है, उसे सेंड कीजिए। पीटी मॉडल प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सीबीआई संबंधित विनीत नारायण वाद कब आया, एलपीसी समिति कब गठित की गई, सीबीआई मुख्य रूप से किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। तो आपको ये सब चीजें बताना है। चलिए आगे न्यूज देखते हैं क्या है। आपको आगे न्यूज के तौर पे ये भी जरूर जानना चाहिए आलोक वर्मा जी कौन हैं, किसके संदर्भ में आलोक वर्मा जी का चर्चा में, स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में पीएम का भाषण ऐतिहासिक इन्होंने क्यों बोला है, तो उसके संदर्भ में न्यूज दिया हुआ है, उसका की पॉइंट देख लेते हैं। चलिए की पॉइंट क्या है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में ही आलोक वर्मा जी ने बोला कि राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी जो लाल किले से प्राचीर के भाषण दिया हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्हें ऐतिहासिक बताते क्यों, उसे देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति आपको मिशन पता होनी चाहिए। केंद्रीय बजट 2021-22 में ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना की घोषणा कर दी थी, हालांकि 15 अगस्त में इसको
राष्ट्र को संबोधित करते हुए इनकी जानकारी दी गई। तो इसके संदर्भ में और भी चीज़ें हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा यह राष्ट्रीय हाइड्रोजन जो नीति है ऊर्जा मिशन। यह ग्रीन हाइड्रोजन में भारत के ग्लोबल हब बनने के लिए टारगेट रखा गया है इस मिशन के तहत। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम में मेंस और इंटरव्यू जरूर पूछा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग बताइए। अब जैसा कि मैंने बताया 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से यह बोला गया, हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। नोट आप लोग को यहाँ याद रखनी चाहिए, क्या ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 लाख रुपये से अधिक खर्च करना पड़ता है देश को। 12 लाख करोड़ से अधिक खर्च करता है भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए। भारत अपनी कुल पेट्रोलियम और दूसरी ऊर्जा जरूरतों को करीब 85% आयात पर निर्भर है। तो इस क्षेत्र में हमें भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए खाड़ी देशों में किसी प्रकार का युद्ध होता है, अफगान के संदर्भ में समझ सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई बार कितनी बार खाड़ी युद्ध के संदर्भ में आप कीमतों के बढ़ते देखे होंगे। इसलिए इसका विकल्प हमारे पास होना चाहिए कि परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है जो हम आयात करते हैं उसके इतर भी हमारे लिए देश में कुछ होनी चाहिए। अगर कुछ विषम परिस्थिति होती है तो इसके संदर्भ में देश तैयार रहे, हाहाकार नहीं बचे यहाँ ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में। तो इसके लिए भारत ऊर्जा मिशन लाया, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए योजना है। तो इस पर जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वहाँ से। नेक्स्ट है 2022 तक 175 गीगावाट महत्वाकांक्षी लक्ष्य केंद्रीय बजट 2021 को प्रोत्साहन मिला। अब लक्ष्य बताइए 2040 तक ये कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसके संदर्भ में आप लोग बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकास जो और NHM है मिनिस्ट्री है उसके 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का उपयोग न केवल भारत के पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक थे। इसी ऊर्जा पेरिस समझौते के संदर्भ में आलोक वर्मा जी ने भारत की प्रशंसा की है। तो हाइड्रोजन के प्रकार क्या होते हैं वो भी आप लोगों को जाननी चाहिए। इस पर कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। ग्रे हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन का रूप है, इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसके संदर्भ में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत सरकार का स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा क्या क्या दिया जाए, किस रूप से कार्य किया जाए उसे देख लेते हैं। 2030 तक 4,50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को देश के 1 लाख मेगावाट क्षमता समय से पहले हासिल कर चुका है। तो लक्ष्य रखा था 2022 तक 1 लाख मेगावाट क्षमता, तो 2030 तक लक्ष्य रखा 4 लाख और जिसे इस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट तक प्राप्त कर लिया गया है। तो ये सरकार के कार्य किए जा रहे हैं, तो वो प्रशंसनीय है। इस संदर्भ में वर्ष 2050 तक कुल हाइड्रोजन के 3/4 हरित यानी पर्यावरण अनुकूल किए जाने की कार्यक्रम है भारत सरकार का। तो भारत सरकार 2050 तक क्या करने का है, तो 3/4 हरित योजना, हरित ऊर्जा के संदर्भ में इसे नवीकरणीय बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके संदर्भ में बातें दी गई है। तो 2050 का आंकड़ा आप लोग को पता होना चाहिए। पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण और बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो लिथियम बैटरी की चर्चा हो जाती है। लिथियम का आपूर्ति हमें अफगानिस्तान से मिल रहा था, उसके संदर्भ में और भी कंट्री से। तो अफगानिस्तान का भी मुद्दा यहाँ देखिए प्रभावी होगा इसके संदर्भ में, क्योंकि लिथियम का भंडार अफगानिस्तान में बहुत बड़ा है। 75 लाख करोड़ के संदर्भ में आंकड़ा बताया गया था 2010 के बाद से। तो अभी तो और भी बढ़ गया है, इसके संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलेगी। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और सरकारी तेल कंपनियों ने हाइड्रोजन फ्यूल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल योग्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया है, तो वो किया है टाटा मोटर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर देश की पहले हाइड्रोजन चालित बस का ट्रायल के रूप में शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है। तो जल्द ही ट्रायल किया जा रहा है। केरल देश का पहला राज्य होगा जहां इस तरह का हाइड्रोजन ईंधन चलाने के लिए बसें शुरू की जाएगी। तो ये सब आंकड़ा है सरकार के एक प्रयास इस संदर्भ में, तो आप लोग को जानने चाहिए। तो मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग को यहाँ देखना है तो टेलीग्राम पर सेंड कीजिए।
स्वच्छ ऊर्जा के दिशा में हाइड्रोजन मिशन किस रूप से प्रभावी दिखता है? स्पष्ट करें। पेरिस जलवायु के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करें। इस संदर्भ में पेरिस प्रतिबद्धता भारत की क्या है तो वो भी स्पष्ट करना है। तो देखिए फॉर्मेट बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ कीजिए इसका। पीटी प्रश्न क्या है? पीटी प्रश्न के रूप में देखते हैं हाइड्रोजन मिशन किस रूप से किस बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया? भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? और नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आपको पीटी फैक्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं और भी न्यूज़, बहुत से न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा। तो और भी देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है राजद्रोह। राजद्रोह के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देशद्रोह और राजद्रोह। राजद्रोह तो बार बार चर्चा में रहता है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक मेरे जो मित्र थे जिनका इंटरव्यू हुआ था उनसे यह प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने मेरे साथ यह साझा भी किया था अपने इंटरव्यू के बाद। तो उससे संदर्भित बातें हैं, तो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जब भी प्रश्न बनते हैं तो हाल के जो न्यूज होते हैं, हाल के घटना होते हैं, उससे संदर्भित ही पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में न्यूज क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है। पिछले साल भी, उससे भी पिछले साल, हर साल राजद्रोह देशद्रोह चर्चा में रहा है। तो क्यों रहा है उसके संबंधित बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग को पीटी फैक्ट देना चाहिए। हाल में अफगानिस्तान के मामले में भी राजद्रोह का मामला आया है। कुछ नेता हैं उन्होंने अभिव्यक्ति की संदर्भ में अपना बयान दे दिया। अब बयान देने के बाद बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में मैंने ये बात बोला है। तो इसके संदर्भ में क्या है, तो इसकी सीमा क्या होनी चाहिए, ये किस रूप से प्रतिबंधित होता है, इसे जानना है। इसकी पॉइंट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को राजद्रोह और देशद्रोह क्या होता है उसमें अंतर आप लोग देखिए। तो क्या होता है, सबसे पहले जब किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के असंवैधानिक तरीके से पलटने का कार्य किया जाता है उसे राजद्रोह कहा जाता है। सरकार के असंवैधानिक तरीके से पलटने का कार्य करता है, उसके कार्य में बाधा डालता है, तो राजद्रोह के संदर्भ में आता है। और भी बातें होती है, पर शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन के संदर्भ में यह समझाया जा सकता है। इसकी व्याख्या बहुत तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा देश को नुकसान के लिए कार्य का अंजाम दिया जाता है और कोई योजना बनाई जाती है तो देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती है। देशद्रोह का देश को नुकसान जैसे आतंकवादी गतिविधि करना, देश के लिए षड्यंत्र करना और देश के एकीकरण को रोकना, इसके संदर्भ में बहुत सी बातें आएंगी, तो युक्त रूप से आप लोग यूज कर सकते हैं। पर अमूमन इसी संदर्भ में देशद्रोह और राजद्रोह का व्याख्या किया जाता है। अगर संवैधानिक तरीके से राज्य सरकार को पलटने उसके संदर्भ में बाधा डालता है उसके कार्यों में, तो राजद्रोह होगा। देशद्रोह क्या होगा, देश को नुकसान करने के संदर्भ में। तो राजद्रोह कानून क्या है, जो चर्चा इस टॉपिक में किया भी गया है इस न्यूज़ में। तो राजद्रोह के संदर्भ में पूरी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो राजद्रोह कानून सबसे पहले 17वीं शताब्दी इंग्लैंड के अधिनियमित किया, इंग्लैंड के द्वारा लाया गया भारत में। वो कब लाया गया, 1837 में थॉमस जो मैकाले थे उनके द्वारा तैयार किया गया 1837 में। और 1860 का जो आईपीसी कानून था, हालांकि उसमें शामिल नहीं किया गया था। मैकाले ने 1837 में ही प्रारूप इसका दे दिया था, पर जो 1860 का आईपीसी कानून बना, इंडियन पेनल कोड बना, तो वो इसमें शामिल नहीं किया गया था 1860 में। फिर नेक्स्ट है, जब आज़ादी की मांग उठने लगी, स्वाधीनता की मांग उठने लगी, विरोध होने लगा इंग्लैंड राज्य के विरुद्ध जो बातें की जाने लगी, उसके बाद सर जेम्स स्टीफन के द्वारा 1870 में आईपीसी की धारा 124 में संशोधन करके ये जोड़ा गया। उसी के तहत आपको राजद्रोह का मामला सामने रखा गया, उसके संबंधी प्रतिबंध लगाए गए और क्या मामला हो सकता है, किन मामलों में राजद्रोह साबित किया जा सकता है और क्या सजा होती है, उसके प्रावधान किया गया। तो कब किया गया, 1870 में। किनके द्वारा, जेम्स स्टीफन के द्वारा यह संशोधन किया गया 124 धारा में, 124 ए के रूप में। राजद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण मामले हैं, तो उसे आप लोग को जानना चाहिए। अगर राजद्रोह के मामले पूछे जाते हैं कहीं भी, तो आपको ये न्यूज़, आपको जो महत्वपूर्ण
जो रहा है राजद्रोह का मामला, उसे जरूर जानना चाहिए। जैसे महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक 1897 का मामला था, तो इसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगर की पॉइंट के रूप में अगर यूज करते तो आंसर राइटिंग और इम्प्रूव होगा, तो इसे जरूर सर्च कीजिएगा। सारी चीज़ों को यहाँ कवर नहीं किया जा सकता, समय सीमा की बाध्यता होती है। अभी ही देख लीजिए कितना मिनट हो गया, अभी 39 मिनट हो गया है, अभी भी एक टॉपिक कवर करना है, न्यूज़ को कवर करना है, तो उसके संदर्भ में आप लोग देखिए क्या है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, जो भी है आप लोग को बता दिया जाता है उससे ज़रूर सर्च कीजिएगा। परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये ऐसे ही शामिल नहीं किया जाता है। फिर केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, आज़ादी के बाद पहला मामला था ये राजद्रोह के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में भी आप लोग को देखना चाहिए न्यूज़, सारे इसके की पॉइंट समझ लेना चाहिए। असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 का मामला जो न्यायालय में गया, उसकी चर्चा हो रही। बहुत से ऐसे मामले राज्य के स्तर पर रहते हैं। अब धारा 124A की स्थिति क्या, उसे जान लीजिए। यह धारा IPC के 124A के अनुसार राजद्रोह का एक प्रकार या अपराध मानता है इसे, अगर वो गतिविधि उसके तहत किया जाता है जो उसके तहत वर्णित है। इस कानून में राजद्रोह से अंतर भारत के कानून के द्वारा स्थापित प्रति मौखिक, लिखित शब्दों में, संकेतों में, दृश्यों में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्नों को शामिल किया गया है। तो देखिए, किसी भी रूप से आप गतिविधि करते हैं तो वो राजद्रोह के श्रेणी में आता है। ये कब आया? 1870 के संदर्भ में ही आ गया था। तो ऐसा नहीं है सरकार वर्तमान रूप से कार्य कर रही है, मनमाने ढंग से काम करती है। अगर इस रूप से आप लोग कार्य करते हैं तो आपको जरूर सजा होगी राजद्रोह के संदर्भ में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर्तव्यों के तहत होनी चाहिए, यह मेरा भी मानना है। जब तक आप खुद जवाबदेह नहीं होंगे तो आपका अधिकार सशक्त नहीं हो सकता है। सशक्त अधिकार के लिए व्यक्ति को जवाबदेह जरूर होना चाहिए कि आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपका जवाबदेही किसी तथ्यों के संदर्भ में कितनी है। इस पर मैंने फेसबुक पर भी अपना एक पोस्ट डालने का प्रयास किया था, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी किस रूप से प्रभावी है। नेक्स्ट है राजद्रोह का दंड क्या है, ये देख लीजिए। राजद्रोह गैर जमानती होता है, नॉन बेलेबल होता है। अगर आप पकड़ाते हैं तो उस पर बेल अभी जल्दी नहीं मिलेगा। उसके संदर्भित चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। राजद्रोह के अपराध 3 वर्ष या उम्र कैद या इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या तीनों किया जा सकता है। तो 3 वर्ष या उम्र कैद या जुर्माना, जो भी युक्त होगा उसके संदर्भ में चीज़ें लगेंगी। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी से रोका जा सकता। तो जो भी लोग ज़्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में बातें करते हैं, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए। नहीं तो अगर किसी मामले में आप फंसते हैं तो कोई भी सरकारी नौकरी आपको नहीं दी जाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक एस्पिरेंट के तौर पर, एक एग्जामिनर के तौर पर आपको किसी भी ऐसे मामले से दूर रहना चाहिए। आप लोग फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया पर किसी प्रकार से अगर ऐसे चीज़ों को प्रसारित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, अगर राज्य के संदर्भ में अगर कुछ किसी मामले में आपका नाम आ जाता है तो आपका जीवन का जो भी उद्देश्य है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहले नौकरी प्राप्त कर लीजिए। अगर नौकरी नहीं करना, नेता बनना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं कि नेताओं के लिए सीमाएं नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को याद रखनी चाहिए, नौकरी आपको मिलेगा नहीं भाई, तो आप लोग को ये सब चीज़ें देख लेना चाहिए। सभी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेट है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आरोपित व्यक्ति पासपोर्ट के बिना रहेगा, उसकी पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है अगर वो विदेशी है तो भी। अब भारतीय अगर पासपोर्ट बनाया हुआ है उसके पासपोर्ट, क्योंकि भारत देश छोड़ के भाग नहीं सके, और जिनका नहीं बना तो ऐसे ही नहीं जा सकेंगे। तो इसके संदर्भ में चीज़ें को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या है या निर्णय क्या है इसके संदर्भ में। वर्ष 1950 में ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य रमेश थापर बनाम मद्रास मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला, अपने निर्णय देशद्रोह पर प्रकाश डाला गया। उसके समय देशद्रोह क्या होता है उसको स्पष्टीकरण किया गया। तो आप लोग इस मामले को जरूर देखिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में इसकी व्याख्या की गई। इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, कितनी सीमा है, इसके संदर्भ में। सार्वजनिक व्यवस्थाओं को भंग करने का अर्थ राज्य की नींव के खतरे में डालना या विधि के द्वारा स्थापित सत्ता को चुनौती देना नहीं है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस संदर्भ में दोनों चीज़ों को स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट है 1962 के केदारनाथ से बनाम बिहार राज्य मामले में 124 ए को संवैधानिकता पर अपना निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है इसके संदर्भ में यहीं पर आपको ये महत्वपूर्ण केदारनाथ बनाम सिंह राज्य जो 1962 का वाद था, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 124 क्या संवैधानिक या असंवैधानिक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, उसमें क्या बोला, देशद्रोह के संवैधानिकता को बरकरार रखा, अर्थात 124 संवैधानिक है। राज्य के पास भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि अभिव्यक्ति और जो सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का मामला आए तो राज्य को ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिस पर वो अंकुश लगा सके, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके। इसलिए यह शक्ति है, बरकरार अभी तक है संवैधानिकता इसकी। लेकिन इसके साथ वो उन्होंने क्या बातें भी की थी उसे देख लेंगे। इसे अव्यवस्था पैदा करने, इरादा, कानूनी व्यवस्था गड़बड़ी तथा हिंसा के लिए उकसाने की गतिविधियों को सीमित कर दिया गया। इसके साथ ही क्या बोला गया, जो ये मामले आते हैं उसके मामले को कुछ कम कर दिया जाए, उसके जो सज़ा के प्रावधान है उसको कम कर दिया जाए, इसके संदर्भ में बातें की गई थी। देशद्रोह की परिभाषा से सरकार की आलोचना करने वाले प्रभावशाली भाषणों, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच या असरदार शब्दों, वल्गरस वर्ड जो होता है उसको बाहर कर दिया गया। तो देशद्रोह के मामले में यहीं से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में एक नया टूल मिल गया लोगों को कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और असरदार शब्दों के संदर्भ में राजद्रोह या देशद्रोह के संदर्भ में सामने देखने को मिलता है। ये क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में या वाद में नारेबाजी की घटना देशद्रोही की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ये मामला क्या था आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला था। देशद्रोह के संबंध में कानून क्या कहता है, क्या करता है। आईपीसी धारा 121 के अंतर्गत कोई भी देश, आप तो राजद्रोह पहले देख रहे थे, अब देशद्रोह के संबंध में जानकारी कर लीजिए, देख लीजिए क्या है देशद्रोह। आईपीसी की धारा 121 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ होने वाला आतंकवादी गतिविधियों में शामिल देशद्रोह के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। तो 21 आईपीसी की धारा 121 के तहत सजा क्या है, इसका सजा 10 साल का कैद है या उम्र कैद है, जो दोनों में से कोई हो सकता है। आईपीसी की धारा 122 के अंतर्गत कहा गया है कि वह देश के खिलाफ युद्ध की नीयत रखता है, इसके लिए हथियार जमा करता है या हथियार बनाता है या फिर छुपाने में काम करता है, उस व्यक्ति को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा दी जा सकती है आईपीसी की धारा 122 के तहत। जो लोग इसका साथ देते हैं उन्हें भी धारा 123 के तहत 10 साल की सजा दी जाए। जो लोग व्यक्ति इस रूप से कार्य कर रहे हैं और उसका जो लोग साथ दे रहा है उसे भी 10 साल का सजा दिया जा सकता है। तो ये, और उसके बाद कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है तो आईपीसी की धारा 102 के तहत देशद्रोह है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद है। अगर आप इसको सजा, अगर इस पर हमला करते हैं तो देश पर हमला कर रहे हैं, राज्य पर हमला कर रहे हैं, तो दोनों ही श्रेणी में आएगा, देशद्रोह और राज्यद्रोह के श्रेणी में आ जाता है। तो 124 आपको सजा का प्रावधान है, तो उपरोक्त जो भी सजा का प्रावधान है वही मिलेगा यहाँ भी। तो भाई आप लोग हमलावार नहीं कीजिएगा, नहीं तो अच्छे से पकड़ाइएगा, लपेटे में जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेंस मॉडल प्रश्न क्या है। राजद्रोह देशद्रोह दोनों ही मामले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। राज्य के मुख्य अभिकरण के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि राजद्रोह और देशद्रोह बहुत से मामले राज्य के मुख्य अभिकरण के रूप में उपयोग के रूप में देखने को मिलता है। हालिया दिनों में इन घटनाओं का बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में सरकार के और व्यक्ति की दिशा कार्य क्या होनी चाहिए स्पष्ट करें। तो मामले बहुत सी चीज़ है, उसके बाद में सरकार और व्यक्ति के सीमा क्या होनी चाहिए इसकी चर्चा करने की बात हो रही है। तो आप लोग टेलीग्राम पर अपना भेज सकते हैं। पीटी मॉडल प्रश्न है, सर्वप्रथम क्या है कानून, राजद्रोह कानून क्या है, आईपीसी किस धारा के तहत राजद्रोह कानून लगा जाता है, देशद्रोह कानून लगता है। नेक्स्ट है क्या राजद्रोह संबंधित प्रथम मामला सर्वोच्च न्यायालय में कब आया। तो पीटी फैक्ट ये है, आप लोगों को ये सब जानने चाहिए। अब कुछ न्यूज है उससे आप लोगों को मैं इंडिकेट कर दूं, उससे ज़रूर देख लीजिएगा। अफगानिस्तान के संदर्भ में बहुत सी बातें आप लोगों को बताया जा रहा है पिछले लास्ट 3-4 वीडियो से। उसी में देखिए कल मैंने त्रिगुट की बात की थी, चीन, पाकिस्तान और तुर्की की। तो उसमें पाकिस्तान और चीन का जो जुगलबंदी है उसमें भारत की पैनी नज़र है।
तो मैंने जो बात बोला था वो इसी आधार पर बोला था कि भारत किस रूप से आगे बढ़ेगा, तो पहला कदम बढ़ाया है, पैनी नज़र रखे हुए इस जुगलबंदी को। जल्दी देखिएगा तुर्की का भी मामला इसमें देखने को मिलेगा। आगे आप लोगों को न्यूज़ देखनी है कि अफगानिस्तान में 70,000 करोड़ का तालिबान नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। 70,000 करोड़ का क्या है? अमेरिका के जो बैंक, अमेरिका जो है वो देखिए यहाँ पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो बॉन्ड है, एक सेकेंड, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बॉन्ड को और संपत्ति को अमेरिका ने जब्त कर लिया, जिसका मूल्य लगभग 10,000 करोड़ मूल्य के बराबर है। देखिए 1.3 अरब यानी 10,000 करोड़ रुपए सोने मूल्य के बराबर है इसके संदर्भित, और साथ में 70,000 करोड़ का डॉलर जमा है, तो वो 9.4 अरब डॉलर जमा है। तो ये दोनों राशियां हैं वो यूज नहीं कर सकता है। तो इसके संदर्भ में क्या होता है नीति, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सर्च कर लीजिए। देखिए मैं इसी का बात कर रहा था, लिथियम अफगानिस्तान, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चीन और भी कंट्री इसमें अपना इच्छा जाहिर कर रहा है, तो क्यों लोग समर्थन कर रहा है तालिबान को, तो इसके पीछे ये भी एक कारण है लिथियम, क्योंकि बिजली से चलने जितनी कार है उसके लिए लिथियम बैटरी का उपयोग होता है, और लिथियम का यहाँ अचूर भंडार है। 2010 के आंकड़े के बाद जब अफगानिस्तान में अमेरिका आया था तो वो सर्वेक्षण किया, तो उसके बाद आंकड़ा दिया था जो 75 लाख करोड़ रुपये के राशि के बराबर है। तो इसके अनुसार ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको डाटा फैक्ट देख लीजिएगा, पीटी फैक्ट के अनुसार ये पूछा जा सकता है। यह जरूरी आपको आर्टिकल आज पढ़ना है, जरूरी है विभाजन की त्रासदी के स्मरण करने की, क्योंकि यह क्यों स्मरण 14 अगस्त को स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो इसके संदर्भ में आर्टिकल दिया हुआ है। तो आगे आप लोग को एक न्यूज़ और देखनी है, उसके बाद आज का जो वीडियो उसे मैं समाप्त करूँगा। आपको इसके संदर्भ में आपको राष्ट्रीय खेल खाद्य तेल जो है उसके संदर्भ में पाम ऑयल जो नीति है उसके संदर्भ में वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर किया जाएगा, तो वहाँ आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इसके और भी न्यूज़ है आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण दैनिक न्यूज एनालिसिस वो इतना ही रहता है, और जो भी ये चीज़ें हैं कोऑपरेट कीजिए, हमारे चैनल को और लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, और आप लोग प्लीज़ आंसर राइटिंग कीजिए ताकि आप लोगों का आंसर इम्प्रूव हो सके और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकें। इसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।